11 सितंबर 2001 एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लोग बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे और ऑफिस में लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे थे। इस चीज से अनजान की कुछ ही घंटों में अमेरिका में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और कुछ ही घंटों में 4 हवाई जहाज, 19 आतंकवादी और एक गहरी साजिश जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी उस त्रासदी की है जिसने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं और शुरू से समझते हैं आखिरकार 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like. अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले की शुरुआत होती है 1990 के दशक में, जब एक व्यक्ति जिसका नाम खालिद शेख मोहम्मद, जिसको KSM नाम से भी जाना जाता था, खालिद शेख ने एक खतरनाक योजना बनाई। खालिद शेख का जन्म कुवैत में हुआ था और वह अमेरिका में पढ़ाई कर चुका था। और ये जो खालिद शेख था वो अलकायदा से जुड़ा हुआ था। 1998 के दशक में खालिद शेख ने ओसामा बिन लादेन को, जो कि अलकायदा का जो मुख्य हेड था, उसको इस खतरनाक योजना का उसने पूरा प्लान उसको समझाया। खालिद शेख मोहम्मद के प्लान के तहत अमेरिका के कई कमर्शियल विमानों को हाईजैक करके अमेरिका के जो बड़े बड़े जो मुख्य इमारतें हैं उन पर टकराना था। खालिद शेख के इस प्लान का मकसद था कि अमेरिका की सैन्य शक्ति, उनकी सरकार और उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। और 1998 में ओसामा बिन लादेन इस खालिद शेख मोहम्मद का जो प्लान था अमेरिका में कमर्शियल विमानों को हाईजैक करके उन पर मुख्य इमारतों पर टकराने का, उनको ओसामा बिन लादेन मंजूरी दे देता है। और इस प्लान के लिए 19 आतंकवादियों को चुना जाता है। और इन 19 आतंकवादियों में जो 15 थे वो सऊदी अरब से थे, 2 संयुक्त अरब अमीरात से थे, एक मिस्र से था और एक लेबनान से था। और इन 19 आतंकवादियों में से 4 को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें एक था मोहम्मद अता, एक था मारवान अल शाही, जियाद जारा और एक था हनी हंजूर। और ये चारों आतंकवादी 1999 से लेकर 2001 तक अमेरिका की जो फ्लाइट स्कूल है उनमें पढ़े। और इस दौरान उन्होंने बोइंग 757 और 767 जैसे विमानों के उड़ानों की ट्रेनिंग ली। इसके साथ ही उन्होंने वाशिंगटन और अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर थे उन्होंने वहां पर उनके टारगेट जो थे जिनको हिट करना था उनकी उन्होंने रेकी की। 11 सितंबर 2001 के दिन ये 19 आतंकवादी अमेरिका के 4 अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे आतंकवादी सुरक्षा जांच को उनको पार कैसे कर गए। उस समय अमेरिका की जो हवाई सुरक्षा थी वो आज जितनी सख्त नहीं थी। चाकू और बॉक्स कैटर्स जैसी छोटी छोटी धारदार चीजों को कैरी ऑन बैग में ले जाने की इजाजत थी। यहाँ पर आतंकवादी इसका फायदा उठाते हैं। उन्होंने लेदरमैन और बॉक्स कैटर्स जैसी चीजों को अपने साथ रखते हैं। बोस्टन के लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोहम्मद अता और उसके साथी फ्लाइट 11 के लिए चेक इन काउंटर पर पहुंचे। इन आतंकवादियों की स्क्रीन बिल्कुल सामान्य थी और उन पर कोई भी शक नहीं होता है। और इसी तरह बाकी आतंकवादी भी फ्लाइट 175, फ्लाइट 77 और फ्लाइट 93 के लिए बोर्डिंग पास लेकर विमानों में चढ़ जाते हैं। फ्लाइट में चढ़ने के बाद ये आतंकवादी अलग अलग फ्लाइटों में जैसे ही चढ़ते हैं वो एक सामान्य यात्रियों की तरह उनका व्यवहार करने लगते हैं। और उनकी जो चेकिंग व्यवस्था थी और उनका जो फ्लाइट टिकट थे वो भी बिल्कुल संदिग्ध नहीं लग रहे थे। तो उनकी जो गतिविधि एक्टिविटी थी बिल्कुल सामान्य पैसेंजर की तरह ही वो व्यवहार कर रहे थे। सबको सामान्य लग रहा था। अब चारों जो प्लेन थे वो हवा के अंदर थे। सुबह के 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है। और उसके बाद 8:14 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 उसी एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इसके बाद 8:20 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 वाशिंगटन DC से उड़ान भरती है। और 8:42 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरती है। और उसके बाद सुबह 8:14 पर फ्लाइट 11 की हाईजैक होने की पहली खबर सामने आई। मोहम्मद अता और उसके साथियों ने चाकुओं और नकली बमों के दम पर कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंगे ने हिम्मत दिखाई और एयरलाइंस के ऑफिस में हाईजैकिंग की सूचना उनको फोन करके दे दी। लेकिन जब तक ये आतंकवादी फ्लाइट का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुके थे, फ्लाइट 77, फ्लाइट 93 और फ्लाइट 195 में भी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इन आतंकवादियों ने पायलट को या तो मार डाला या बंधक बनाया। इनकी कोई भी डिमांड नहीं रखी उन्होंने। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, इन फ्लाइटों को एक हथियार के तौर पर इनका यूज करना। सुबह के 8:46 पर न्यूयॉर्क शहर अपनी गति से दौड़ लगा रहा था। कोई अपने काम पे जा रहा था, लोग अपने अपने ऑफिसों में जा रहे थे, बच्चे स्कूलों की ओर बढ़ रहे थे। और तभी फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के 93 से 99 फ्लोर में जाकर टकराई। 20,000 गैलन जेट फ्यूल के साथ ये टक्कर इतनी भयानक थी कि टावर में पूरा आग का गोला बन गया। इस टक्कर से सैकड़ों लोग तुरंत मारे गए और इसके ऊपरी फ्लोर पर काफी लोग फंस गए। और इस टक्कर के 70वें मिनट के बाद यानी कि सुबह के 9:03 पर फ्लाइट 175 साउथ टावर के 77वें से 85वें फ्लोर में जा टकराई।
और इस हमले का सीधा लाइव टीवी पर प्रसारित किया जाता है। दुनिया को यह समझ आ चुका था कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक आतंकवादी हमला है जो कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया जा चुका है। और इसके बाद 9:37 पर फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी के पास पेंटागन के पश्चिमी दीवार में जाकर टकरा गई। इस हमले में 189 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन फ्लाइट 93 की जो कहानी थी वो थोड़ी अलग थी। फ्लाइट 93 में जो पैसेंजर सवार थे उनके फोन पर और उनकी स्क्रीन पर जो अमेरिका के जो अलग अलग जगहों पर जो हमले हुए थे, जो प्लेन क्रैश किए गए थे, उन्होंने अपने फोन के मोबाइल पर देख लिए थे। उनको पता चल गया था कि जो फ्लाइट थे वो हाईजैक हो चुकी है और उनको ये भी पता चल गया था कि जो चौथी फ्लाइट है वो उनकी फ्लाइट है। इसके बाद फ्लाइट 93 में सवार पैसेंजर ने ये वादा किया कि वो इस प्लेन हाईजैक को सफल नहीं होने देंगे और सभी पैसेंजर ने हिम्मत दिखाते हुए वहां पर मौजूद आतंकवादियों को घेर लिया और उनको मारने पीटने लगे और उनको बंधक बना लिया। और इसके बाद सुबह के 10:03 पर फ्लाइट 93 को पेंसिल्वेनिया के शक्सविल में एक खेत में लैंड करा दिया गया। इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की हिम्मत से काफी बड़ा नुकसान होने से बच गया। यह माना जाता है कि जो फ्लाइट 93 थी उसको व्हाइट हाउस या किसी बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग में जाकर उसको टकराया जाना था। सुबह के 9:59 पर साउथ टावर जो कि 56 मिनट तक जलता रहा वो पूरी तरह से ढह गया। वही सुबह के 10:28 पर नॉर्थ टावर जो कि 102 मिनट तक जलता रहा वो भी ढह गया। इन तीनों हमलों में 2977 लोग मारे गए, जिनके अंदर 343 फायर फाइटर्स, 23 न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ऑफिसर्स थे और 37 पोर्ट अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर शामिल थे, जो कि दूसरों को बचाने की कोशिश में ये खुद शहीद हो जाते हैं। 9/11 के इस हमले के बाद अमेरिका सरकार को ये समझ आ जाता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। और जैसे ही अमेरिका सरकार को ये समझ में आया कि ये एक बड़ी और सोची समझी चाल थी, तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां जैसे कि FBI और CIA वो अपनी हरकत में आ जाती है और FBI ने इस जांच को कोड नेम दिया पेंटाबॉम्ब, यानी कि पेंटागन बॉम्बिंग्स, यानी कि पेंटागन ट्विन टावर्स बॉम्बिंग। और ये FBI के इतिहास की सबसे बड़ी जांच थी जिसके अंदर 7000 से ज्यादा एजेंट इसके अंदर शामिल थे। और जैसे ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस जांच को शुरू करती है तो सबसे पहले वे विमानों के मैनिफेस्ट और हाईजैकरों की पहचान की शुरुआत का काम उन्होंने शुरू करते हैं। और कुछ दिनों की मेहनत के बाद FBI ने 19 हाईजैकरों की जो पहचान थी उन्होंने लिस्ट बना ली, जिसके अंदर 15 जो थे वो सऊदी अरब से थे, 2 संयुक्त अरब अमीरात से थे, एक मिस्र से था और एक लेबनान से था। मोहम्मद अता जो कि फ्लाइट 11 का मेन लीडर था, उसे इस हमले का ऑन ग्राउंड लीडर माना जाता है। लेकिन FBI के सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि इन 19 हाईजैकरों के पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो कौन था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता है FBI को इसकी ये पता चलता है कि जो ये हमला था वो अल-कायदा नामक एक संगठन ने किया था। इसका सरगना था ओसामा बिन लादेन, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान की शरण में छिपा था। दूसरा बड़ा नाम था खालिद शेख मोहम्मद, जिसने इस हमले की पूरी योजना बनाई थी। अमेरिका ने इन दोनों को निशाना बनाने का फैसला किया, लेकिन सवाल ये था कि इतने बड़े आतंकी नेटवर्क को कैसे खत्म किया जाए। 11 सितंबर के एक महीने के बाद 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की। राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने ऐलान किया कि अल-कायदा और उसे पनाह देने वाले तालिबान को खत्म करना अब अमेरिका का मिशन है। इसके लिए पहला कदम था कि अफगानिस्तान पर सैन्य कार्रवाई, या इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंडोरियम फ्रीडम। इस ऑपरेशन में अमेरिका को नाटो देशों जैसे कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का साथ मिला। लक्ष्य था कि तालिबान को सत्ता से हटाना और अल-कायदा के ठिकानों को नष्ट करना। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में हवाई हमले शुरू कर दिए। बमबारी के साथ साथ CIA की स्पेशल एक्टिविज्म डिवीजन और नॉर्दर्न अलायंस नामक अफगान विद्रोही समूह ने मिलकर तालिबान के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ी। नवंबर 2001 तक तालिबान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन ओसामा बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद अब भी फरार थे। अमेरिका को शक था कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ों में छिपा है। दिसंबर 2001 में बैटल ऑफ तोरा बोरा शुरू हुई। अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं ने इस इलाके में भारी बमबारी की, लेकिन ओसामा बिन लादेन वहां से भाग निकल जाता है। इस बीच CIA ने एक ग्लोबल मैनहंट शुरू किया। उन्होंने दुनिया भर में अल-कायदा नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए खुफिया जानकारी जुटाना शुरू कर दी। ड्रोन, सैटेलाइट और जासूसों का इस्तेमाल करके हर उस लीड को फॉलो किया गया जो ओसामा बिन लादेन या खालिद शेख मोहम्मद तक ले जा सकती थी। अब बात करते हैं कि खालिद शेख मोहम्मद की, जो कि 9/11 का मास्टरमाइंड था। खालिद ने 1990 के मध्य में इस हमले की योजना बनाई थी। उसने कमर्शियल विमानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आइडिया दिया और उससे ओसामा बिन लादेन तक पहुंचाया, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। 2002 तक CIA को जानकारी मिली कि खालिद पाकिस्तान में छिपा है। CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मिलकर एक जाल बिछाया। 1 मार्च 2003 को रावलपिंडी में एक छापेमारी के दौरान खालिद शेख मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑपरेशन इतना गुप्त था कि पाकिस्तानी अधिकारियों को भी इसकी आखिरी पल में इसकी जानकारी दी गई। खालिद को पकड़ने के बाद उसे CIA की गुप्त जेलों में ले जाया गया।
जिन्हें ब्लैक साइट्स कहा जाता है। यहाँ उससे पूछताछ की गई। 2007 में वे ग्वांतानामो बे में सुनवाई के दौरान खालिद ने खुलकर स्वीकार किया कि वो 9/11 का मास्टरमाइंड था। उसने कहा कि मैंने इस ऑपरेशन को शुरू में अंत तक प्लान किया, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बावजूद अल-कायदा का सबसे बड़ा सरगना ओसामा बिन लादेन अभी भी फरार चल रहा था। ओसामा बिन लादेन को पकड़ना अमेरिका के लिए एक जुनून बन चुका था। 9/11 के बाद CIA ने ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी घोषित किया, लेकिन वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला था। 2001 में तोरा बोरा में से भागने के बाद वो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर छिप गया। कुछ का मानना है कि वो अफगानिस्तान के पहाड़ों में है और कुछ का कहना था कि वो पाकिस्तान के किसी शहर में छिपा था। CIA ने ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने के लिए कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। 2004 में ओसामा बिन लादेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने 9/11 के हमलों की जिम्मेदारी ली। इस वीडियो ने अमेरिका को और सतर्क कर दिया। 2007 में CIA को एक महत्वपूर्ण लीड मिली। ओसामा बिन लादेन के एक कुरियर अब्बू अहमद अल कुवैती को ट्रैक किया गया। CIA ने इस कुरियर की हर गतिविधि पर नजर रखी। 2010 तक खुफिया जानकारी से पता चला कि ये कुरियर पाकिस्तान के एबटाबाद में एक संदिग्ध कंपाउंड में आता जाता है। इस कंपाउंड में कोई टेलीफोन नहीं था, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन था, जो इसे और भी संदिग्ध बनाता था। CIA ने इस कंपाउंड की सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन फुटेज का विश्लेषण किया। उन्हें ये यकीन हो गया कि ओसामा बिन लादेन यहीं पर छिपा है, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। CIA ने स्थानीय जासूसों और तकनीकी निगरानी के जरिए ये पुष्टि की कि कंपाउंड में एक और हाई वैल्यू टारगेट मौजूद है। अब आता है वो ऑपरेशन जिसने इतिहास रच दिया। 2 मई 2011 को अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। ये ऑपरेशन इतना गुप्त था कि पाकिस्तानी सरकार को भी इसकी भनक नहीं थी। CIA और अमेरिकी नेवी सील्स की एक स्पेशल टीम ने इस मिशन को अंजाम दिया। प्लान था सटीक और जोखिम भरा। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में नेवी सील्स की टीम एबटाबाद में के उस कंपाउंड की ओर रवाना हुई। और जैसे उनको पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पर है, तो फिर वो उन्होंने गोलीबारी स्टार्ट कर दी और एक उस गोलीबारी के अंदर ओसामा बिन लादेन वहीं पर मारा जाता है। लेकिन इसमें होता ये है कि मिशन की शुरुआत में ही नेवी सील्स का एक हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है, लेकिन फिर भी नेवी सील्स की टीम हार नहीं मानती। वे कंपाउंड के अंदर दाखिल होती है। वह देखते हैं कि ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पर मौजूद था और फिर ओसामा बिन लादेन की पहचान के लिए उनका DNA टेस्ट किया जाता है वहीं पर। जब DNA टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अमेरिका की नेवी सील्स की स्पेशल टीम को ये यकीन हो जाता है कि यही ओसामा बिन लादेन है। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद नेवी सील्स की टीम ने ओसामा बिन लादेन के शव को अपने साथ ले आए और कंपाउंडमेंट से बाहर निकल गए। और फिर ओसामा बिन लादेन के शव को अमेरिकी सील्स टीम ने समुद्र की गहराई में दफना दिया और उसने ऐसा इसलिए किया था कि ओसामा बिन लादेन का कोई स्मारक न बन सके। इस प्रकार अमेरिका सरकार ने अपने लोगों को, अपने जो पीड़ित लोग थे जो कि 9/11 हमले के अंदर मारे गए थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। अमेरिका सरकार ने अपने लोगों का वादा पूरा किया। उनकी 10 साल की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने ओसामा बिन लादेन को जहन्नुम पहुंचा दिया और अपने लोगों से किए गए वादे को अमेरिका सरकार ने पूरा किया। तो दोस्तों ये थी 9/11 हमले की पूरी कहानी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए